जय हिंद। विजयनगर किंगडम के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे बहामनी सल्तनत के बारे में। बहामनी सल्तनत की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। बहामनी सल्तनत के अंदर ही हम बात करेंगे बहामन शाह से लेकर महमूद गवन तक। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। इससे पिछले सेशंस में हमने देखा था कि साउथ इंडिया के अंदर 14th सेंचुरी में एक बेहद पावरफुल किंगडम विजयनगर किंगडम का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। एक तरफ साउथ इंडिया के अंदर विजयनगर किंगडम का इमर्जेंस देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ साउथ इंडिया के अंदर ही एक और पावरफुल किंगडम का इमर्जेंस देखने को मिलेगा जिसे बुलाया गया बहामनी सल्तनत। साउथ इंडिया के अंदर 14th सेंचुरी में एक तरफ इमर्जेंस देखने को मिलेगा विजयनगर किंगडम का और दूसरी तरफ इमर्जेंस देखने को मिलेगा बहामनी सल्तनत का। और पिछले वाले सेशंस में हमने ये भी देखा था कि ये जो विजयनगर किंगडम है ये लगभग यहाँ पे हुआ करता था। इस विजयनगर किंगडम के जस्ट ऊपर यहाँ पे कहीं पे बहामनी सल्तनत देखने को मिलती थी और ये जो बहामनी सल्तनत है इसके ऊपर ये जो लंबा चौड़ा रीजन हुआ करता था ये किसके अंडर हुआ करता था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर हुआ करता था। बेहद सिंपल। साउथ इंडिया के अंदर 14th सेंचुरी में एक तरफ विजयनगर किंगडम का इमर्जेंस देखने को मिला और दूसरी तरफ बहामनी सल्तनत का इमर्जेंस देखने को मिला। ये जो बहामनी सल्तनत का इमर्जेंस देखने को मिला, इसके इमर्जेंस की कहानी क्या है? देखो, ये जो डेक्कन वाला रीजन हुआ करता था ये मोहम्मद बिन तुगलक के कंट्रोल में हुआ करता था। ये जो डेक्कन वाला रीजन है ये मोहम्मद बिन तुगलक के कंट्रोल में हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इस डेक्कन वाले रीजन में आमिरान ए साद को अपॉइंट करेगा। आमिरान ए साद या फिर इनको साद आमिर भी बुलाया जाता है। और साद आमिर कौन होते थे? 100 विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हुआ करते थे। बेसिकली ये जो डेक्कन वाला रीजन है इसको प्रॉपरली एडमिनिस्टर करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो आमिरान ए साद को या फिर ये कहें कि साद आमिर को अपॉइंट करेगा। लेकिन लगभग 1337 सी आते आते ये जो डेक्कन के ऑफिसर्स हुआ करते थे और ये जो दिल्ली सल्तनत के ऑफिसर्स हुआ करते थे इनमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये एक्सीलरेट होता जाएगा और लगभग 10 साल के बाद 1347 सी के अंदर अल्टीमेटली डेक्कन वाले रीजन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट को स्टैब्लिश किया जाएगा। डेक्कन वाले रीजन में 1347 सी में एक इंडिपेंडेंट स्टेट को स्टैब्लिश किया गया और जब इस इंडिपेंडेंट स्टेट को स्टैब्लिश किया गया तब मोहम्मद बिन तुगलक की सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है या फिर ये कहें कि ये जो दिल्ली सल्तनत है ये इस इंडिपेंडेंट स्टेट को ना के बराबर चैलेंज करेगी। अल्टीमेटली 1347 सी में डेक्कन के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्टेट को स्टैब्लिश किया गया। ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश की गई इसकी कैपिटल बनाया गया गुलबर्ग को। कर्नाटका के अंदर एक रीजन है गुलबर्ग। गुलबर्ग को इस इंडिपेंडेंट स्टेट की कैपिटल बनाया गया। सवाल आता है ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे हसन गंगू। और हसन गंगू ने जब इस इंडिपेंडेंट स्टेट को स्टैब्लिश किया तो उन्होंने टाइटल लिया अलाउद्दीन हसन बहामन शाह का। अलाउद्दीन हसन बहामन शाह का टाइटल लिया हसन गंगू ने। बेसिकली ये जो बहामन शाह हैं ये ईरान के एक मिथिकल हीरो हुआ करते थे। ये जो हसन गंगू हैं ये अपना डिसेंट ईरान में देखते थे और इसीलिए इन्होंने टाइटल लिया अलाउद्दीन हसन बहामन शाह का। और इसी के पीछे ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट है इसका नाम पड़ा बहामनी सल्तनत। और अल्टीमेटली ये लोग जो हैं वो धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे और इनके कंट्रोल में आएगा दाभोल। और दाभोल जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। एक इंपॉर्टेंट पोर्ट जब इनके हाथ में लगेगा तो प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी और जब प्रॉस्पेरिटी आएगी, जब पैसा आएगा तो धीरे धीरे ये जो किंगडम है ये और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। देखो, बेसिक कहानी क्या है? ये जो डेक्कन वाला रीजन है ये किसके कंट्रोल में होता था? मोहम्मद बिन तुगलक के कंट्रोल में होता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जो डेक्कन वाला रीजन है इसको एडमिनिस्टर करने के लिए आमिरान ए साद या फिर साद आमिर को अपॉइंट करने की शुरुआत की थी। आमिरान ए साद कौन होते थे? 100 विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हुआ करते थे।
लेकिन लगभग 1337 सी आते आते ये जो डेक्कन के ऑफिसर्स हैं और ये जो दिल्ली सल्तनत के ऑफिसर्स हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली 1347 सी के अंदर ये जो डेक्कन वाला रीजन है, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश किया जाएगा। ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश किया गया, इसकी कैपिटल बनाया गया गुलबर्ग को। इसके फाउंडर कौन थे? हसन गंगू इसके फाउंडर थे और हसन गंगू ने टाइटल लिया अलाउद्दीन हसन बहामन शाह का। और इसके बाद ये जो बहामनी सल्तनत है, इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा, इसका एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये जो बहामनी सल्तनत देखने को मिली, इसके अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट रूलर्स देखने को मिले? बट ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले बात होती है अलाउद्दीन हसन बहामन शाह के बारे में। ये जो अलाउद्दीन हसन बहामन शाह हैं, ये फाउंडर हैं इस बहामनी सल्तनत के। बेसिकली ये जो बहामन शाह हैं, ये अफगानिस्तान के एक एडवेंचरर हुआ करते थे और ये इंडिया आएंगे और इंडिया में आने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर जनरल के तौर पर सर्व करेंगे। इनका ओरिजिनल नाम क्या होता था? इनका ओरिजिनल नाम हसन गंगू हुआ करता था। हसन गंगू इनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था। ये जो अलाउद्दीन हसन बहामन शाह हैं, ये स्टैब्लिश करेंगे बहामनी सल्तनत को, ये स्टैब्लिश करेंगे डेक्कन के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट को। और फिर इनके कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे विजयनगर किंगडम के साथ में और वारंगल स्टेट के साथ में। विजयनगर किंगडम जस्ट इनके नीचे हुआ करता था, तो विजयनगर किंगडम और वारंगल स्टेट के साथ में इनके कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। लगभग 1350 सी में ये जो बहामन शाह हैं, ये अपना पहला कैंपेन लीड करेंगे वारंगल के अगेंस्ट में और ये जो कैंपेन है ये इनके लिए सक्सेसफुल रहेगा। इस कैंपेन के दौरान इनको कॉल्स का जो फोर्ट हुआ करता था उसका कंट्रोल मिला। धीरे धीरे ये जो अलाउद्दीन हसन बहामन शाह हैं, ये अपनी पावर को कंसोलिडेट करेंगे। ये जो अलाउद्दीन हसन बहामन शाह हैं, इनके बाद गद्दी पे बैठे इनके बेटे मोहम्मद शाह वन। और ये जो मोहम्मद शाह वन है, ये बड़े ही केपेबल एडमिनिस्टर हुआ करते थे और ग्रेट कॉन्करर हुआ करते थे। ये जो मोहम्मद शाह वन है, ये भी अपनी पावर को कंसोलिडेट करेंगे। अच्छा, ये जो मोहम्मद शाह वन है, इन्होंने एक पर्शियन आर्किटेक्ट हुए रफ़ी की मदद से इन्होंने गुलबर्ग के अंदर एक लंबा चौड़ा मॉस्क बनवाया था। ग्रैंड मॉस्क ऑफ गुलबर्ग को किसने बनवाया था? मोहम्मद शाह वन ने बनवाया था। इजी और सिंपल सी बात है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? इसमें इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। यहाँ तक होपफुली पिक्चर कुछ हद तक आपके दिमाग में सेट हुई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, अलाउद्दीन हसन बहामन शाह की कहानी क्या रही और मोहम्मद शाह वन की कहानी क्या रही, ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जो मोहम्मद शाह वन है, इनके बाद गद्दी के ऊपर बैठे तजुद्दीन फिरोज शाह। और ये जो तजुद्दीन फिरोज शाह हैं, ये बहामनी सल्तनत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर हुए। ये जो फिरोज शाह हैं, इनके अंडर ये जो बहामनी सल्तनत है, इसका एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बेरार की तरफ ये एक्सपेंड करने की शुरुआत करेंगे। ये जो फिरोज शाह हैं, ये गोंड राजा नरसिंह राय को हराएंगे। ये जो फिरोज शाह हैं, ये विजयनगर को भी इन्वेड करेंगे। और विजयनगर को जब ये इन्वेड करेंगे तो पहले तो इनको जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। 1398 सी में ये विजयनगर को हरा देंगे, 1408 सी में ये विजयनगर को हरा देंगे। लेकिन फिर अल्टीमेटली 1420 सी के अंदर ये जो फिरोज शाह हैं, इनको देवराय वन जो हैं वो हरा देंगे। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ये जो तजुद्दीन फिरोज शाह हैं, इनको रिलीजन की और नेचुरल साइंसेस की बहुत अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। खुद बड़े अच्छे कैलीग्राफर हुआ करते थे, पोएट हुआ करते थे। ये जो फिरोज शाह हैं, इन्होंने दौलताबाद के पास में एक ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी। दौलताबाद के पास में जो ऑब्जर्वेटरी बनवाई गई वो किसने बनवाई? फिरोज शाह ने बनवाई। और ये जो तजुद्दीन फिरोज शाह हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में
खूब सारे हिंदूज भी देखने को मिलते थे, विच मीन्स कि ये जो तज उद्दीन फिरोज शाह हैं ये टॉलरेंट रूलर हुआ करते थे। ये जो तज उद्दीन फिरोज शाह हैं इनके बाद पावर में आए अहमद शाह वली। अहमद शाह वन इनका ओरिजिनल नाम है, वली का मतलब होता है सेंट, और वली इन्होंने क्यों लगाया, बिकॉज एक बड़े ही फेमस सूफी सेंट हुए गेसु दरज। ये जो गेसु दरज हैं इनके साथ में ये जो अहमद शाह वन है ये एसोसिएटेड हुआ करते थे, और इसीलिए इनको क्या बुलाया गया, अहमद शाह वली इनको बुलाया गया। ये जो अहमद शाह वली हैं ये वारंगल को इन्वेड करेंगे, वारंगल को ये इन्वेड करेंगे 1424-25 में, और वारंगल का जो रूलर हुआ करता था उसको मार देंगे। और वारंगल के रूलर को मारने के बाद वारंगल की पूरी टेरिटरीज को ये एनेक्स कर लेंगे, ये अपने कंट्रोल में ले लेंगे। ये जो अहमद शाह वली हैं इन्होंने एक सिग्निफिकेंट काम क्या किया, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया। पहले गुलबर्ग कैपिटल हुआ करती थी, इन्होंने कैपिटल बनाया बीदर को। तो बीदर बहामनी सल्तनत की कैपिटल किसने बनाया, अहमद शाह वली ने बनाया। ये जो अहमद शाह वली हैं इनके बाद पावर में आए हुमायूं शाह, और ये जो हुमायूं शाह हैं इन्होंने महमूद गवन को अपने मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया। ये जो बहामनी सल्तनत है इसमें अब जितनी भी कहानी चलेगी वो महमूद गवन की चलेगी। हुमायूं शाह ने महमूद गवन को अपने मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया, बिकॉज ये जो महमूद गवन है ये बड़े तगड़े मिलिट्री जीनियस हुआ करते थे। तो महमूद गवन को मिनिस्टर के तौर पे किसने अपॉइंट किया, हुमायूं शाह ने किया। लेकिन ये जो हुमायूं शाह हैं ये बहुत जल्दी पास अवे हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। और जब हुमायूं पास्ड अवे तो ये जो महमूद गवन है ये गार्डियन बनेंगे एक माइनर प्रिंस के, निजाम शाह के। हुमायूं शाह के बाद गद्दी पे बैठे निजाम शाह। निजाम शाह जो है वो माइनर हुआ करते थे, तो इनके गार्डियन के तौर पे काम कौन करेंगे, इनके गार्डियन के तौर पे महमूद गवन काम करेंगे। अब सारी पावर किसके हाथ में थी, गवन के हाथ में थी। लेकिन ये जो निजाम शाह हैं ये भी पास्ड अवे। निजाम शाह जो है ही ऑल्सो डाइड अर्ली, और निजाम शाह के बाद गद्दी पे बैठे मोहम्मद शाह थर्ड। और मोहम्मद शाह थर्ड जब गद्दी पे बैठे तो इनकी उम्र सिर्फ 9 साल हुआ करती थी। मोहम्मद शाह थर्ड की उम्र सिर्फ 9 साल हुआ करती थी। तो सारी पावर किसके हाथ में चली गई, सारी पावर महमूद गवन के हाथ में चली गई। और ये जो महमूद गवन है इनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाएगा, इनको और ज़्यादा पावर्स दे दी जाएंगी। गद्दी पे कौन बैठा हुआ है, मोहम्मद शाह थर्ड बैठे हुए हैं। देखो हुमायूं शाह है, हुमायूं शाह ने महमूद गवन को मिनिस्टर बनाया। हुमायूं शाह की डेथ होगी तो एक माइनर प्रिंस निज़ाम शाह जो है वो गद्दी पे बैठेंगे। सारी पावर किसके हाथ में होगी, महमूद गवन के हाथ में होगी। ये जो निज़ाम शाह हैं ही ऑल्सो पास्ड अवे अर्ली, और निज़ाम शाह के बाद गद्दी पे बैठे मोहम्मद शाह थर्ड। और ये जो मोहम्मद शाह थर्ड हुआ करते थे जब ये गद्दी पे बैठे तो ये सिर्फ 9 साल के हुआ करते थे। तो सारी पावर किसके हाथ में चली गई, महमूद गवन के हाथ में चली गई, और महमूद गवन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। प्राइम मिनिस्टर, सारी पावर किसके हाथ में है, महमूद गवन के हाथ में है। और ये जो महमूद गवन है इनकी एबल लीडरशिप के अंडर ये जो बहामनी किंगडम है ये अपना पीक दिखेगा। गद्दी पे कौन बैठा हुआ है, मोहम्मद शाह थर्ड बैठे हुए हैं। कहने के लिए मोहम्मद शाह थर्ड बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में किंगडम को चला कौन रहा है, किंगडम को चला रहा है महमूद गवन। और महमूद गवन की लीडरशिप के अंडर ये जो बहामनी सल्तनत है ये अपने पीक पे होगी। तो ये जो पूरी कहानी है, अब ये पूरी कहानी है महमूद गवन की। महमूद गवन ओरिजिनली पर्शियन मर्चेंट हुआ करते थे। महमूद गवन जो है वो पर्शियन मर्चेंट हुआ करते थे। ये इंडिया आएंगे, डेक्कन वाले रीजन में आएंगे, और जब ये इंडिया आएंगे तो इनकी उम्र होती थी 42 ईयर्स। सोचो 42 की एज में ये आदमी अपना करियर शुरू कर रहा है। एक तरीके से हम 21-22 में सोचते हैं कि पता नहीं क्या ही खराब हो गया, लेकिन हाँ महमूद गवन जो है वो इंडिया 42 ईयर्स की एज पे आएंगे और यहाँ से इनके करियर की शुरुआत होगी। इंडिया आने के बाद ये जो महमूद गवन है ये बहामनी किंगडम को ज्वाइन करेंगे और बहामनी किंगडम को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इनको जो बहामनी किंगडम के सुल्तान हुआ करते थे हुमायूं शाह ने एक टाइटल लिया मालिक उल तुजुर का। मालिक उल तुजुर का टाइटल महमूद गवन को किसने दिया, हुमायूं शाह ने दिया। मालिक उल तुजुर का मतलब क्या होता है, चीफ ऑफ द मर्चेंट्स।
पर्शियन मर्चेंट थे, अपने कामकाज में बहुत अच्छे थे, तो इनको हुमायूं शाह ने टाइटल दिया मालिक उल तुजर का, चीफ ऑफ द मर्चेंट्स का। लेकिन लेटर ऑन, अभी हमने देखा है, ये जो महमूद गवन है ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और जब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो इनको टाइटल दिया जाएगा ख्वाजा ए जहां का। ख्वाजा ए जहां मतलब लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ख्वाजा ए जहां का टाइटल दिया जाएगा महमूद गवन को। ये जो महमूद गवन है पढ़े लिखे इंसान थे, इन्होंने किंगडम को 8 प्रोविंसेस में डिवाइड किया। ये जो 8 प्रोविंसेस हुआ करती थी इनको तरफ्स बुलाया जाता था। प्रोविंसेस को क्या बुलाया जाता था? प्रोविंसेस को तरफ्स बुलाया जाता था। और हर एक प्रोविंस या फिर हर एक तरफ को कौन गवर्न करता था? तरफदार गवर्न करता था। ये जो महमूद गवन है इन्होंने एक रूल और बनाया कि प्रोविंस के अंदर चाहे जितने भी फोर्ट हों, सिर्फ एक फोर्ट ऐसा होगा जो कि तरफदार के अंडर होगा। बाकी जितने भी और फोर्ट्स होंगे वो किसके अंडर होंगे? वो किलादार के अंडर होंगे, वो कमांडर के अंडर होंगे। बेसिकली प्रोविंसेस में ये जो तरफदार हैं इनकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए, उसके लिए रूल बनाया गया कि आपके कंट्रोल में सिर्फ एक फोर्ट रहेगा, बाकी के जो फोर्ट्स हैं उनको कौन एडमिनिस्टर करेगा? वो किसके कंट्रोल में रहेंगे? किलादार के कंट्रोल में रहेंगे। और ये जो किलादार है इसको अपॉइंट कौन करता था? इसको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, इसको अपॉइंट राजा करता था। देखो महमूद गवन पर्शियन मर्चेंट हुआ करते थे, इनको मालिक उल तुजर का टाइटल किसने दिया? हुमायूं शाह ने दिया। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इनको टाइटल दिया गया ख्वाजा ए जहां का। ये जो महमूद गवन है इन्होंने किंगडम को 8 प्रोविंसेस में डिवाइड किया। प्रोविंसेस को क्या बुलाया जाता था? तरफ बुलाया जाता था। और हर एक प्रोविंस को गवर्न कौन करता था? तरफदार गवर्न करता था। ये जो महमूद गवन है इन्होंने सक्सेसफुल वॉर्स लड़े विजयनगर के अगेंस्ट में, उड़ीसा के अगेंस्ट में, और अरेबियन सी के जो सी पायरेट्स हुआ करते थे उनके अगेंस्ट में। इनफैक्ट ये जो महमूद गवन है इन्होंने विजयनगर टेरिटरीज को कॉन्कर किया, कैप्चर किया कांची तक। कांची तक जो भी विजयनगर की टेरिटरीज हुआ करती थी उनको कॉन्कर भी किया महमूद गवन ने। सोच सकते हो आप, विजयनगर जो कि अपने आप में पावरफुल किंगडम हुआ करता था, उसकी टेरिटरीज को अगर कॉन्कर कर रहे हैं तो अपने आप में एबल इंसान हुआ करते थे। ये जो महमूद गवन है इन्होंने गोवा को कॉन्कर किया और इन्होंने दाबोल को कॉन्कर किया। दाबोल जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट हुआ करता था उसको भी कॉन्कर किया। और जब सी पोर्ट और गोवा इनके कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर ये अपने ट्रेड रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे विद ईरान एंड इराक। और जब ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो बट ऑब्वियस बात है कि किंगडम में प्रॉस्पेरिटी आएगी, और जब प्रॉस्पेरिटी आएगी तो बट ऑब्वियस बात है कि पीस देखने को मिलेगा किंगडम में। ये जो महमूद गवन है इन्होंने अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए गन पाउडर के यूज को भी इंट्रोड्यूस किया। इनफैक्ट विजयनगर के अगेंस्ट में जो वॉर हुआ था उस वॉर में इन्होंने गन पाउडर को यूज किया, और अपने जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनको ट्रेन करने के लिए इन्होंने पर्शियन केमिस्ट लोगों को बुलाया था गन पाउडर की जानकारी देने के लिए। ये जो महमूद गवन है इन्होंने मालवा के महमूद खिलजी को भी हराया था। मालवा के महमूद खिलजी को हराने के बाद इन्होंने बेरार के ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश किया था। ये जो महमूद गवन है पढ़े लिखे इंसान थे, मैथमेटिक्स की इनको तगड़ी नॉलेज थी और पढ़ाई लिखाई को रिस्पेक्ट किया करते थे, तो इन्होंने बीदर के अंदर एक कॉलेज भी बनवाया था। महमूद गवन ने बीदर के अंदर एक कॉलेज भी बनवाया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये जो महमूद गवन है ये बहामनी सल्तनत को अपने पीक पे लेके जा रहे थे, लेकिन हर अच्छी चीज़ में कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। ये जो बहामनी किंगडम है इसमें एक सबसे बड़ी समस्या थी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेक्कनी नोबिलिटी एंड अफाकीज। ये जो दक्कनी नोबिलिटी हुआ करती थी ये पुराने नोबल्स हुआ करते थे, और ये जो अफाकीज हुआ करते थे ये नए वाले नोबल्स हुआ करते थे। और ये जो महमूद गवन है ये अफाकी हुआ करते थे। हालांकि गवन जो है वो अफाकी हुआ करते थे, वो नई नोबिलिटी को बिलोंग करते थे, लेकिन जो पुरानी डेक्कनी नोबिलिटी हुआ करती थी उसके प्रति इनका एटीट्यूड लिबरल हुआ करता था। लेकिन कितना भी लिबरल एटीट्यूड हो, दो नोबिलिटीज के बीच में पावर का क्लैश चल रहा है, पावर कैप्चर करने का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि लिबरल होने से काम नहीं चलेगा। और अनफॉर्चुनेटली क्या देखने को मिलेगा, ये जो डेक्कनी नोबिलिटी है, ये जो ओल्ड नोबिलिटी है, ये महमूद गवन के अगेंस्ट में प्लॉट करेगी। सुल्तान जो था उसके कान भरने की शुरुआत की जाएगी, और सुल्तान पपेट था एक तरीके से। तो सुल्तान जो है वो अल्टीमेटली इस डेक्कनी नोबिलिटी की बातों में आ जाएगा, और सुल्तान जो है वो खुद
महमूद गवन को 1482 में एग्जीक्यूट करवा देगा, मरवा देगा, इनकी गर्दन कटवा दी जाएगी। हालांकि सुल्तान ने जब महमूद गवन को एग्जीक्यूट करवा दिया तो उसके बाद सुल्तान ने अपना ये डिसीजन रिग्रेट भी किया। और रिग्रेट क्यों किया वो समझ में आता है, बिकॉज जैसे ही महमूद गवन की डेथ होगी वैसे ही ये जो बहामनी किंगडम है इसमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हुआ करते थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और ये जो बहामनी सल्तनत है ये ख़त्म हो जाएगी अल्टीमेटली। और पूरे तरीके से ये जो बहामनी किंगडम है इसको कौन ख़त्म करेगा? इसको कृष्णदेव राय पूरे तरीके से ख़त्म करेंगे। और 1518 सी के बाद में ये जो बहामनी सल्तनत है ये ब्रेक हो जाएगी। इसमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा और इमरजेंस देखने को मिलेगा 5 स्टेट्स का। ये जो 5 स्टेट्स हैं इनको डेक्कन सल्तनट्स बुलाया जाता है। इन डेक्कन सल्तनट्स के बारे में अगले सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, आपको महमूद गवन की इंपॉर्टेंस समझ में आती होगी। तो ये जो महमूद गवन है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। महमूद गवन के अलावा आपको अलाउद्दीन हसन बहामन शाह के बारे में पता होना चाहिए। बहामनी सल्तनत में कम से कम इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए और आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब महमूद गवन को मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया 1482 सी में, तो ये जो बहामनी सल्तनत है इसमें डिसइंटीग्रेशन आएगा और 5 स्टेट्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। ये जो 5 स्टेट्स का इमरजेंस देखने को मिला इनको डेक्कन सल्तनट्स बुलाया जाता है। डेक्कन सल्तनट्स की कहानी क्या है उसके बारे में अगले सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।